everyone, welcome back to your science channel, that is Science with Zainab Hassan. So students, today we will talk about chapter number 15 of class 10 science, that is our environment. And our environment के आज हम NCERT text questions करेंगे, the questions which have been given in the exercises. So question number 1 here is, which of the following groups contain only biodegradable items? इनमें से कौन सा सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं? सो वी विल सी प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक देखते हैं तो जहाँ भी प्लास्टिक आ जाएगी इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उस ग्रुप को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल में कंसीडर नहीं करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन तो हमारा निकल जाता है. हियर वी हैव C and D in answer. Fruit peels, cake and lime juice, cake, wood and grass. So this is the correct answer. इन दोनों ही चीज़ों में only the biodegradable items are there. You can also select answer number A, that is grass, flowers, leather. But here the question comes in mind कि जो leather है that is an animal product, but दैट इज़ प्रोसेस्ड वन, इसको प्रोसेस किया जाता है, देन इट इज़ मेड सुटेबल फॉर यूज़, तो इसीलिए आंसर हमारा सी और डी होगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन? इनमें से फूड चेन कौन सी है? द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस. सो इट इज़ ग्रास, गॉट, ह्यूमन. सेकेंड आंसर ही देख लेते हैं इसका बी ऑप्शन, जिसमें ग्रास है, ग्रास को गॉट कंज्यूम कर रही है, देन गॉट इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स. सो all the human beings do not eat God, but some of them are eating, so it will constitute a food chain. Now we have the third question, and that is, which of the following are environment friendly practices? इनमें से कौन सी environment friendly या eco friendly practices हैं? So here the answer will be all of the above. All of the above आंसर क्यों होगा, अब ये देखते हैं. So first option we are having कैरिंग क्लोथ बैग्स टू परचेजेस इन वाइल शॉपिंग. जैसे ही हम शॉपिंग के लिए जाते हैं मार्केट में, सो वी शुड कैरी आवर ओन क्लोथ बैग्स. हमें क्लोथ बैग्स कैरी करने चाहिए, बिकॉज देयर इफ़ वी आर यूजिंग प्लास्टिक, सो शॉपिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा जाते हैं लोग, और वहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ होगा, इट विल जनरेट non-biodegradable waste at a very large amount. Switching off unnecessary lights and fans. लाइट्स और फैंस को जब आप अपने रूम से निकले, देन यू शुड पुट देम ऑफ. तो स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस विल ऑल्सो ऐड टू द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, क्योंकि वहाँ पर क्या है, यू आर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप अननेसेसरी, आपको नीड नहीं है लाइट्स और फैंस की, आपने चला रखे हैं, देन व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू द एनर्जी क्राइसिस. और वही लाइट और फैन जो आपके लिए अननेसेसरी चल रहे हैं, किसी एक घर में वो लाइटनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे काम सिर्फ एक लाइट और फैन से चल जाएगा, दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड. वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर. आप देखते हैं कि कुछ बच्चों को छोड़ने उनकी मदर और फादर आते हैं विद देयर स्कूटर, बाइक्स और कार. सो वहाँ क्या हो रहा है, दे आर यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स इज़ अ लार्ज अमाउंट. तो अगर आपको पॉसिबल है, देन यू शुड वॉक टू द स्कूल. आपको ऑन फुट आपको चलना चाहिए थोड़ा, अगर पॉसिबल है, बहुत दूर आपका स्कूल है तो यू कैन गो विद द स्कूटर, अदरवाइज यू शुड वॉक टू द स्कूल इंस्टीड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर. सो दिस ऑल आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. इन किसी भी प्रैक्टिसेस से हमारा नुकसान नहीं हो रहा है एनवायरमेंट को. ऑन द अदर हैंड दे आर इम्प्रूविंग इट. We have the fourth question, and the question is, what will happen if we kill all the organisms in one trophic level? अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ही ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे तो क्या होता है? So if we kill all the organism in one trophic level, the transfer of food energy to the next trophic level will stop. आपको पता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो अगर आपने एक ट्रॉपिक लेवल को पूरा ख़त्म कर दिया है, देन दिस एनर्जी ट्रांसफ़र विल स्टॉप. ये ख़त्म हो जाएगा, आगे एनर्जी नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसी को तो खा करके वहीं से ही तो दे आर ड्राइविंग द एनर्जी. सो ये हो जाएगा आपका, दिस विल कॉज अ ब्रेक इन द फूड चेन. इससे फूड चेन ब्रेक हो जाएगी, विच विल रिजल्ट इन इकोसिस्टम इम्बैलेंस, जिससे इकोलॉजी या इकोसिस्टम हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा. प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं पहुंचेगा तो फूड चेन ब्रेक होगी, फूड चेन ब्रेक होगी तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा.
एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनिजम्स ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल विल ऑल्सो डाई। तो अगर आपने पहला ट्रॉपिक लेवल दैट इज़ प्रोड्यूसर वो किल किया है तो फूड चेन में आगे एनर्जी जाएगी नहीं, और उस वजह से क्या होगा, जो अगला ट्रॉपिक लेवल है दैट इज़ सपोज हर्बीवोर्स विल कंज्यूम प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर्स अगर हम ख़त्म कर रहे हैं एक फूड चेन से, वी आर किलिंग ऑल द, देन इट विल डिस्टर्ब द both the tropic levels, lower as well as the higher tropic level, because that will die in search of food. Now we have the fifth question, and the question is, will the impact of removing all the organisms in a tropic level be different for different tropic levels? Can the organism of any tropic level be removed without causing harm or damage to the ecosystem? अब आप देखते हैं कि यहाँ पूछा गया है कि हर ट्रॉपिक लेवल से अगर आप मेंबर हटाते हो तो सबके लिए डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, तो दैट इज़ इट विल क्रिएट अ डिफरेंट इम्पैक्ट। कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी हार्म? क्या बिना नुकसान पहुँचाए किसी ट्रॉपिक लेवल को आप रिमूव कर सकते हैं? सो आंसर इज हियर, वी हैव द आंसर येस, द इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर येस होगा, बिकॉज आप देख रहे हैं कि जब हम एक ट्रॉपिक लेवल के मेंबर्स को कम करते हैं तो ग्रास अगर रिमूव करते हैं कुछ और इफेक्ट पड़ता है, और अगर हम हर्बीवोर्स रिमूव करते हैं कुछ और इफेक्ट पड़ेगा, और कार्निवोर्स तो कुछ और। देन इफ़ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर किल्ड, अगर सारे प्रोड्यूसर किल हो जाते हैं, इट विल कॉज डेथ और माइग्रेशन ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम। तो जो भी उसको सबसे पहले कंज्यूम कर रहा था, दैट इज हर्बीवोर और द प्राइमरी कंज्यूमर, दैट विल डाई। In the absence of producers, subsequent level of consumers will also be affected, और एब्सेंस में प्रोड्यूसर्स की सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इफेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी प्रोड्यूसर्स से जा रही है कंज्यूमर्स पे, पहले प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स। बट इफ़ द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर रिमूव्ड, अगर आप प्राइमरी कंज्यूमर को रिमूव कर देते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल विल डाई, उससे अगला ट्रॉपिक लेवल दैट इज कार्निवोर दैट विल डाई, while those of the lower will show exponential growth much beyond the carrying capacity of environment। हमारा जो environment है उसकी carrying capacity से ज़्यादा producers grow हो जाएंगे अगर आप अगला टॉपिक लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, तो किल कर रहे हैं। देन मीन्स अगर हम ग्रास किल कर रहे हैं तो सारे हर्बीवोर्स को नहीं मिलेगा फूड, हर्बीवोर्स को नहीं मिलेगा तो कार्निवोर्स विल डाई। और यहाँ पर क्या होता है, अगर आप हर्बीवोर्स को किल कर रहे हैं देन द ग्रास विल इंक्रीज, उतनी कैपेसिटी नहीं होगी एनवायरनमेंट की कैरी करने की अगर ये जो प्रोसेस है ग्रेजिंग की ये नहीं चली तो। रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल विल अपसेट द होल इकोसिस्टम। किसी भी ट्रॉपिक लेवल को आप रिमूव कर दें वो सारा का सारा हमारा इकोसिस्टम अपसेट कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है। इज ऑल द कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड थ्रू अ फूड चेन, क्योंकि आप देख रहे हैं सारी कैटेगरीज, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स, top carnivore, they all are linked with the food chain. The survival of organism of one tropic level depends on the exercise of the एग्जिस्टेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ अदर ट्रॉपिक लेवल। जो सर्वाइवल होता है एक ट्रॉपिक लेवल के मेंबर का वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल के मेंबर्स पे डिपेंड करता है। नाउ वी हैव द सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, एंड विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। क्या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है उसका लेवल हर टॉपिक लेवल पे अलग होगा? लेट्स सी द आंसर है, progressive increase in the concentration of non-biodegradable substances in a food chain is called biological magnification। biological magnification क्या होता है? increase होना concentration में non-biodegradable substances या poisons की एक food chain के अंदर। आप देख रहे हो कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज है दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द नेचर। तो जब उनकी एक्यूमुलेशन या उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, सपोज वी आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इन आवर फील्ड्स, तो वहाँ पर जो वो केमिकल फर्टिलाइजर है दैट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, उसकी एंट्री हो जाएगी फूड चेन में, उसकी परसेंटेज अगर हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं वो बढ़ती जाएगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द लेवल ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेज विल गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। जैसे जैसे आप प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर पे जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर से
सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर में जाएंगे। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की जो कंसंट्रेशन मीन्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनकी परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। और लास्ट टॉपिक, लेवल ऑफ द फूड चेन विल कंटेन अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी देखा था ग्रास गॉट ह्यूमन, तो ग्रास पे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की जो परसेंटेज है वो कम होगी, गॉट पर ज़्यादा होगी, और ह्यूमन बींग्स में वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। और परसेंटेज भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन को इफेक्ट करेगी। सो जो लास्ट टॉपिक लेवल है दैट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग वेर एज दीज टाइप ऑफ केमिकल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। एनर्जी कम होती जाती है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पर, बट जो अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की वो एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक इंक्रीज करती चली जाती है। सपोज इट्स 50 एट प्रोड्यूसर्स, तो वो बढ़ करके 100 200 इतना पहुंच सकती है। वही मैग्निफिकेशन है कि ये नंबर या कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ चुका है एक लेवल से दूसरे लेवल पर। सो दैट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। एनर्जी कम होती जाएगी 10% लॉ के अकॉर्डिंग, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनकी परसेंटेज एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पर जाने पर इंक्रीज करेगी। नाउ लेट्स सी द 7th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करते हैं वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको पता तो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है। दीज आर द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड कैन नॉट बी मिक्सड इनटू द सॉइल। जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज नहीं हो सकते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में ताकि वो हमारी सॉइल में मिक्स हो जाए। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ब्रेक हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, तो वो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। द वॉल्यूम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ देयर सेफ डिस्पोजल। और उनकी वॉल्यूम या कंसंट्रेशन आपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, सो it creates the problem of their disposal. Now, some of the non-biodegradable waste like heavy metals and pesticides enter into the food chain and increase in the upper tropic levels. आप देखते हैं कि कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या वेस्ट जैसे कि हेवी मेटल्स हुए, पेस्टिसाइड्स हुए, फर्टिलाइजर्स हुए, दे एंटर इनटू द फूड चेन में वो एंटर कर जाते हैं एंड इंक्रीज इन द अपर ट्रॉपिक लेवल्स, बढ़ जाते हैं अपर ट्रॉपिक लेवल्स में जाते जाते। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी बाय चेंजिंग द नेचुरल पीएच बैलेंस। आप केमिकल फर्टिलाइजर जितने यूज़ करेंगे सॉइल की एसिडिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पीएच वैल्यू विल डिक्रीज, और एसिडिक सॉइल जो होती है दैट कैन नॉट प्रोड्यूस the proper amount of the green plants, it will harm their growth, वो उसकी ग्रोथ को हार्म करेगी। नाउ दिस इज अबाउट, नाउ वी हैव द 8th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज if all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on environment? अगर हम सारा का सारा जो वेस्ट है हमारा वो बायोडिग्रेडेबल ही यूज़ करते हैं तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा एनवायरनमेंट पे, क्योंकि ये तो डिकम्पोज हो जाएगा। सो लेट्स सी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस themselves and provide raw materials for producers। यही producers के लिए raw materials या fertility के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, बट दे ऑल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। बट एनवायरनमेंट पे भी ये कुछ इफेक्ट डालते हैं। द फर्स्ट वन इज स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ फाउल स्मेल। आप देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल ब्रेक डाउन दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इफ देयर इज अब अगर सही से हो गया तो ये रॉ मटेरियल्स जनरेट हो गया है प्रोड्यूसर्स के लिए, बट इन केस देयर इज़ अ स्लो डिकम्पोजिशन, अगर इन सब्सटेंसेस की स्लो डिकम्पोजिशन हो रही है, ये वर्क जो है स्लो रेट पे चल रहा है,
देन दिस विल रिजल्ट इन अ रिलीज ऑफ फाउल स्मेल। एक बहुत फाउल स्मेल, अनटॉलरेटेबल स्मेल वहाँ से रिलीज होती है। आपने देखा है जब वेस्ट कहीं पर सड़ता है, डिके होता है, सो इट रिलीजेज अ वेरी फाउल स्मेल व्हेन इनहेल्ड बाय ह्यूमन बींग्स। और अगर ये स्मेल ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, दैट मे कॉज इरिटेशन, नोजिया एंड गिडनेस। हमारे अंदर इरिटेशन, नोजिया, गिडनेस जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। सो दैट इज़ अबाउट द फाउल स्मेल रिलीज्ड बाय द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की स्लो डिकम्पोजिशन से फाउल स्मेल रिलीज होती है, जो हमारा रहना उस रीजन में मुश्किल करती है। नॉन डिकम्पोजिंग वेस्ट प्रोवाइड्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा कि जब कहीं पर कोई वेस्ट इकट्ठा होता है तो वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक हाउस फ्लाइज विल बी देयर and some insects, moving insects will be there, and there will be the abundance of harmful microorganism, and it will also cause diseases in animals, plants and human beings। और उन्हीं insects की breeding की वजह से human beings में, animals में और plants में बीमारियाँ हो जाएंगी। Now increase in the number of microorganism in aquatic medium will cause oxygen deficiency in water bodies। अगर यही biodegradable substances और microorganism aquatic medium में increase कर जाते हैं तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो होती है वाटर बॉडीज़ में वो क्रिएट हो जाती है, बिकॉज एक्वाटिक एनिमल्स इनहेल द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, सो उसकी कमी आ जाती है। Now the ninth question, why is the damage to ozone layer a cause of for concern? ओजोन लेयर जो डैमेज हो रही है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, क्यों हमें उस बारे में सोचना चाहिए, एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। इस डैमेज को लिमिट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ओजोन लेयर आपको पता है, इट्स अ लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ। It prevents harmful ultraviolet radiation of the sun from reaching the earth. Air pollutants like chlorofluorocarbons are causing depletion of ozone layer। तो ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में होती है और वहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रही है टू प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ सरफेस। आपको पता है सन इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकालता है, तो इंफ्रारेड आर यूजफुल फॉर अस बट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल एंड दे कॉज सम डिजीजेस। सो जो एयर पोल्यूटेंट्स है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर बीइंग यूज्ड इन आर रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं वही सब्सटेंसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहलाते हैं। और इसी की वजह से यूवी रेडिएशंस जो होती हैं दे आर रीचिंग टू द अर्थ। जैसे ही वो डिप्लीट हो गई है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये इसकी डिप्लीशन कर रहे हैं, थिन कर रहे हैं ओजोन लेयर को, होल बन गए हैं उसमें। दैट्स वाई द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एंटरिंग इनटू आवर अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये रेडिएशंस एंटर कर जाती हैं। यूवी रेडिएशन कैन अपसेट द इकोसिस्टम बाय अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, डिस्ट्रॉइंग प्लैंक्टन्स, डिकम्पोजर्स। इन सबको डिस्ट्रॉय करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें नुकसान पहुंचाती है। इन ह्यूमन बींग्स यूवी रेडिएशंस मे कॉज स्किन कैंसर, कैटरेक्ट ऑफ आइज एंड डैमेज टू द इम्यून सिस्टम। और इसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एंट्री की वजह से ह्यूमन बींग्स का इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, जो कि है अपीयरेंस ऑफ क्लाउडी लेयर ओवर आर आइलैंड्स, तो वो होता चला जा रहा है, कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, स्किन कैंसर्स हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सेवरल डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग नेशंस एग्रीड टू साइन एंड ओबे द डायरेक्शंस ऑफ UNEP टू फ्रीज प्रोडक्शन ऑफ CFC। ये रोका हुआ है जो भी प्रोडक्शन है यूवी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, इंस्टीड दे आर यूजिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you understood all the answers to the questions of the NCERT part of chapter number 15, that was our environment. Write these answers in your fair notebook. Keep studying, be healthy, and we will talk about our next chapter in our next video. Till then, have a very wonderful day ahead.